जम गई मुंह में दही। अरे अरे क्या हो रहा है इस घर में? सुबह सुबह कुरुक्षेत्र बना रखा है। आर्यन नीचे उतर जा सोफे से, स्प्रिंग तोड़ देगा क्या? सुमित्रा की कड़क आवाज सुनकर रिया किचन से दौड़ते हुए आती है। आर्यन बेटा उतरो जल्दी, इतनी शैतानी मत क्या करो। चलो तुम्हारी बस आने वाली है, चलो। उतरेगा कैसे? कुछ तमीज सिखाई हो तब ना उतरेगा। आजकल की बहुओं का सारा ध्यान तो बस अपने मोबाइल फोन में और सजने संवरने में रहता है। बच्चों को क्या सिखाया है? कुछ नहीं। मम्मी जी बच्चे हैं, सुबह सुबह थोड़ी शैतानी तो करते ही हैं। आप बैठिए, मैं आपकी चाय लाती हूँ। हाँ बच्चे हैं, पर बच्चे तो मेरे सुमित और अमित भी थे। मैंने तो उन्हें ऐसी परवरिश दी है कि आज तक मेरी बात नहीं टालते, एकदम शांत और संस्कारी। और एक ये बच्चे हैं जैसे चिड़ियाघर से छोड़कर आए हो। नेहा और रिया के अंदर सुमित्रा जी की इन तानों का लावा उबल रहा था, लेकिन बहस ना हो इसलिए दोनों ने कुछ नहीं कहा और बच्चों को स्कूल बस में चढ़ाने के लिए बाहर ले गई। दोपहर के 1 बज चुके थे, बच्चे स्कूल में थे और दोनों बेटे अपने अपने ऑफिस जा चुके थे। सुमित्रा जी अपने कमरे में आराम कर रही थी। किचन में नेहा और रिया भी अपने लिए चाय बना रही थी। दोनों के चेहरों पर सुबह की घटना की झुंझलाहट अभी भी साफ दिख रही थी। भाभी सच में अब तो हद हो गई है। मम्मी जी को कुछ बोलते नहीं है तो वो कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है। दिन रात बस मेरे बेटे ऐसे, मेरे बेटे वैसे। और आरव और आर्यन के लिए तो ऐसे सारा दिन ताने मारती है जैसे वो दोनों उनके कुछ लगते ही नहीं। और नहीं तो क्या रिया, उनकी सुमित और अमित तो जैसे आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं जिनमें कोई कमी नहीं है। सारा दोष हमारी परवरिश का है। मुझे तो सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब वो जानबूझकर बच्चों की आड़ में हमें ताने मारती हैं। आजकल की बहुएं फोन में लगी रहती हैं। अरे हमें क्या अपने बच्चों को बिगाड़ने का शौक है? बात हो गया रिया, हमने हमेशा बड़ों का लिहाज करके चुप रहना सही समझा, लेकिन और बर्दाश्त नहीं होता। अब तो मम्मी जी को जवाब देना ही पड़ेगा। कैसे जवाब भाभी? बहस करेंगे तो और कलेश होगा। बहस नहीं रिया, हम उन्हें उन्हीं का आईना दिखाएंगे। वाह भाभी, ये आइडिया मस्त है। फिर देखते हैं मम्मी जी के मुंह में कैसे दही जमती है। घर की शांति बनाए रखने वाली इन दोनों बहुओं ने अब तय कर लिया था कि सुमित्रा जी के हर ताने के जवाब उन्हीं की भाषा में दिया जाएगा। रात का समय था, डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार खाना खाने बैठा था। नेहा ने आज बहुत ही प्यार से और सेहत को ध्यान में रखते हुए लौकी की सब्जी, दाल और रोटियां बनाई थी। जैसे ही आरव और आर्यन ने अपनी अपनी प्लेट में हरी भरी लौकी की सब्जी देखी, दोनों का मुंह पिचक गया। यक, मम्मी आज फिर लौकी, मुझे नहीं खानी ये घास फूस। हाँ मम्मी मुझे भी नहीं खानी, मुझे तो मैगी बना दो या फिर चीज सैंडविच दे दो, मैं लौकी नहीं खाऊंगा। आर्यन चुपचाप खाना खाओ, लौकी सेहत के लिए अच्छी होती है। रोज रोज बाहर का चटपटा या मैगी नहीं मिलती। आज ये खा ले, मैं कल बना दूंगी मैगी। हाँ बेटा, ये सब खाना चाहिए। देखो हम लोग भी तो यही खाते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, हमें आपके जैसा ये बीमारों वाला खाना अच्छा नहीं लगता। घर के खाने में ना मसाला है ना स्वाद, हमें मैगी खानी है बस। बच्चों का इतना बोलना था कि सुमित्रा जी को जैसे अपने तानों की बंदूक में गोलियां मिल गई। खाएंगे कैसे? जब तुम दोनों ने इन्हें घर का सादा खाना सिखाया हो खाना, तब ना। सारा दिन बस फरमाइशें चलती रहती है इनकी। मैगी बना दो, पास्ता बना दो, सैंडविच दे दो। मम्मी जी वो कभी कभार जिद करते हैं बच्चे। अरे काहे की जिद? आजकल तुम दोनों ने भी शॉर्टकट पकड़ लिया है। कुछ भी बाहर का चटपटा मंगा कर खिला देती हो। कभी ये सिखाया है कि जो घर में रूखा सूखा लौकी तोरई बने उसे भगवान का प्रसाद समझकर चुपचाप खा लेना चाहिए? देख लो मेरे बेटों को, मैंने बचपन से इन्हें ऐसी आदत डाली है कि जो मैंने परोस दिया बिना चूं चपड़ के खा लेते हैं। सुमित और अमित अपनी अपनी थाली में मुंह गड़ाए लौकी को ऐसे चबा रहे थे जैसे कोई सजा काट रहे हो। सुमित्रा जी का ये ताना सीधा नेहा और रिया के दिल पर लगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अब बारी बहुओं के ब्रह्मास्त्र की थी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मम्मी जी, बच्चों को तो जो मिले वो खा लेना चाहिए। पर वो क्या है ना मम्मी जी, आपके इन बेटों को भी तो आपने कुछ खास नहीं सिखाया। क्या मतलब? मेरे सुमित ने आज तक खाने में कोई नुक्स निकाली है क्या? नुक्स? मम्मी जी नुक्स तो वो इंसान निकालेगा ना जो इंसानों वाला खाना खा सके। अमित को तो खाने में जरा सी हरी मिर्च या एक चुटकी काली मिर्च भी आ जाए ना तो इनके कान से धुआं निकलने लगता है। आज भी मुझे इनके लिए और बच्चों की तरह अलग से बिना मिर्ची वाली फीकी दाल बनानी पड़ती है। कम से कम आपने अपने बेटों को थोड़ी मिर्ची खाना तो सिखाया होता। अरे नेहा तुम ये क्या लेकर बैठ गई? खाना खाओ ना चुपचाप। अरे वो तो इसके पेट में जलन होती है ना, इसलिए मिर्ची नहीं खाता। तभी रिया ने तपाक से कहा। अच्छा, और अमित के पेट में क्या होता है मम्मी जी? पता है आपको, पिछली बार जब हम गोवा ट्रिप पर गए थे वहां हर जगह मसालेदार खाना मिल रहा था
और सुमित जी ने वहां पूरा होटल सिर पर उठा लिया था। मुझे तो खिचड़ी चाहिए, मुझे तो खिचड़ी चाहिए। रिया प्लीज, मम्मी के सामने तो मेरी इज्जत रख लो। अरे गोवा जाकर कौन इंसान मूंग दाल की खिचड़ी ढूंढता है मम्मी जी? वह वेटर भी हम पर हंस रहा था। आपके बेटों के तो खाने के 10 नखरे, फिर ये बच्चे तो अपने पापा को देखकर सीखेंगे ही ना। सुमित्रा जी ने अपने दोनों बेटों की तरफ देखा, जो अपनी अपनी प्लेट में मुंह गड़ाए बैठे थे और ऊपर देखने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे। सुमित्रा जी जो अभी तक लंबा चौड़ा भाषण दे रही थी, उनके होंठ भी सिल गए थे। अगले दिन शाम को आरव और आर्यन हॉल में बैठकर अपना होमवर्क और ड्राइंग कर रहे थे। सोफे पर आरव का स्कूल बैग खुला पड़ा था। सेंटर टेबल पर आर्यन के कलर्स, पेंसिल, छिलके, रबर और ड्राइंग बुक बिखरी पड़ी थी। तभी सुमित्रा जी अपने कमरे से बाहर आई। अरे बाप रे, गिरते गिरते बची हूँ आज तो। ये क्या कबाड़ खाना बना रखा है इस घर का? क्या हुआ मम्मी जी, आप ठीक तो है? अरे कहाँ से ठीक रहूंगी, पूरे घर का सत्यानाश कर रखा है इन बच्चों ने। जहां देखो वहां पेंसिल, रबर, किताबें और खिलौने पसरे पड़े। आरव, आर्यन, चीजों को सही तरीके से उठा कर रखना चाहिए कि नहीं? दादी हम अभी होमवर्क कर रहे थे। तुम दोनों ने अपने बच्चों को पूरी खुली छूट दे रखी है, कोई डिसिप्लिन ही नहीं सिखाया। अरे खेल लिया, पढ़ लिया तो चीजें वापस अपनी जगह पर रखनी चाहिए कि नहीं? मम्मी जी वो अभी पढ़ रहे हैं, मैं उठवा दूंगी बाद में। अरे तुम क्या उठवा दोगी, आदतें बचपन से पड़ती है। इन्हें सीखना चाहिए था ना कि जो चीज जहां से उठाओ उसे वहीं वापस रखो। देखो इन बच्चों ने कैसे पूरे घर को चिड़ियाघर बना रखा है। अरे अचानक घर में 4 आदमी आ जाए तो क्या कहे? अमित और सुमित तो ऐसे नहीं है, फिर ये किस पर गए बोलो? आरव और आर्यन अपनी दादी की ये बात सुनकर मुंह दबाकर हंसने लगे, क्योंकि उन्हें अपने पापा की असलियत बहुत अच्छे से पता थी। अगली सुबह सुमित और अमित को ऑफिस जाने की जल्दी थी। दोनों अपने अपने कमरों में ऐसी हड़बड़ी मचा रहे थे जैसे किसी जंग पर जा रहे हो। नेहा, नेहा, मेरी वो ब्लू वाली शर्ट कहाँ है? और मेरी ब्लैक बेल्ट नहीं मिल रही है। रिया यार मेरा वॉलेट कहाँ रख दिया तुमने, मुझे लेट हो रहा है। रिया और नेहा दौड़ दौड़ कर उनकी चीजें दे रही थी। आखिरकार हड़बड़ी मचाने के बाद दोनों नाश्ता करके ऑफिस निकल गए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, नेहा और रिया ने सुमित्रा जी को आवाज लगाई। मम्मी जी, जरा 1 मिनट के लिए हमारे कमरे में आइएगा। अब क्या है, सुबह सुबह क्या काम पड़ गया? सुमित्रा जी जैसे ही सुमित और नेहा के बेडरूम में पहुंची, सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। पूरा कमरा किसी भूकंप के बाद के नजारे जैसा लग रहा था। बिस्तर पर सुमित का गीला तौलिया पड़ा था। अलमारी के दरवाजे पूरे खुले हुए थे। बिस्तर पर 4 अलग अलग रंग की शर्ट्स रिजेक्ट करके फेंकी हुई थी और साइड टेबल पर नाश्ते की झूठी प्लेट और चाय का कप रखा था। मम्मी जी जरा इधर भी देख लीजिए ना, आपके छोटे लाडले का कमरा भी बिल्कुल ऐसी चिड़ियाघर बना हुआ है। ये सब क्या है? यही तो हम पूछ रहे हैं मम्मी जी, आखिर आपके दोनों बेटे पूरे घर को ऐसे कैसे फैला कर गए? समझ में ही नहीं आ रहा कौन सी चीज कहाँ थी। आपने तो इन दोनों को बचपन में सिखाया था ना, चीजें जगह पर कैसे रखते हैं। हाँ मम्मी जी, कल तो आप छोटे छोटे बच्चों को डांट रही थी कि उन्होंने पेंसिल रबर फैला रखा है, और आपके ये बच्चों के बाप बन चुके बेटों को तो देखिए, गीला तौलिया बिस्तर पर छोड़ गए, कोई डिसिप्लिन ही नहीं। अरे वो तो उन्हें ऑफिस जाने की जल्दी थी ना। जल्दी तो बच्चों को भी होती ना स्कूल जाने की, पर सच तो यह है मम्मी जी कि आपके बेटों को चीजें फैला कर जाने की आदत है, क्योंकि उन्हें पता है उनके पीछे हम ये सब समेटने के लिए नौकरानियों की तरह लगे हैं। सुमित्रा जी के मुंह में जैसे अब दही जम गई थी। वो बिना एक शब्द बोले चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन संडे वाले दिन आरव और आर्यन को अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना था। नेहा और रिया ने दोनों को रिप्ड जींस और ढीली ढाली फंकी टी शर्ट पहनाई थी। बच्चे खुशी खुशी तैयार होकर हॉल में आए। सुमित्रा जी सोफे पर बैठी थी। बच्चों के घुटनों से फटी हुई जींस देखते ही उन्होंने कहा, अरे राम 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 राम, के कैसे भिखारियों वाले कपड़े पहना दिया मेरे पोतों को। घुटनों से फड़े हुए चिथड़े, कोई ढंग का पहनावा नहीं सिखाया तुम लोगों ने ना। मम्मी जी ये चिथड़े नहीं है, इसे रिप्ड जींस कहते हैं। आजकल बच्चों में यही फैशन चल रहा है। अरे काहे का फैशन, हमारे जमाने में कपड़े फट जाते थे तो हम पोछा बना देते थे, और तुम लोग इसे फैशन कहकर पहना रही हो। मैंने तो कभी अपने बच्चों को ऐसे फटे पुराने और बेढंगे कपड़े नहीं पहना है। मेरे बेटों को देखो हमेशा एकदम जेंटलमैन लगते हैं। हाँ मम्मी जी वो तो है, कम से कम हमारे बच्चों को फैशन की सेंस तो है। आपके बेटों को तो जींस पहनना ही नहीं आता है। क्या मतलब?
मतलब ये मम्मी जी कि आपके इन जेंटलमैन बेटों को तो कोई ड्रेस सेंस है ही नहीं। संडे के दिन भी अगर इन्हें मॉल जाना हो या पिक्चर देखने जाना हो तो ये अपनी उसी फॉर्मल पैंट और शर्ट को बेल्ट लगाकर पहन लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे संडे को भी किसी ऑफिस की मीटिंग में जा रहे हो। बिल्कुल सही कहा रिया। पिछली बार सुमित ट्रैक सूट के नीचे लेदर के फॉर्मल जूते पहनकर चले गए थे, पूरा मॉल हंस रहा था। क्या मम्मी जी, आपने इन्हें बचपन में ढंग के कपड़े पहना नहीं सिखाया? सुमित्रा जी अब अपने बेटों के उस अजीबो गरीब फैशन डिजास्टर को याद करने लगी, जो सच में बहुत भयानक था। उन्हें याद आया कि सुमित सच में फॉर्मल पैंट पहनकर ही बाजार जाता था। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। रिया और नेहा ने उनके फैशन ज्ञान की हवा निकाल दी थी। अब वो चुपचाप टीवी देखने का नाटक करने लगी। कुछ हफ्तों बाद बच्चों के स्कूल का रिजल्ट आया। आरव और आर्यन दोनों खुशी खुशी अपनी रिपोर्ट कार्ड लेकर घर में घुसे। मम्मा दादी देखो मैं पास हो गया, मेरे 70% मार्क आए हैं। हाँ दादी मेरे भी 72 आए, हम दोनों पास हो गए। नेहा और रिया बच्चों को गले लगाकर खुश हो रही थी, लेकिन सुमित्रा जी ने तुरंत बच्चों के हाथ से रिपोर्ट कार्ड छीन लिया और नंबरों को ऐसे देखने लगी जैसे कोई बहुत बड़ा जुर्म हो गया हो। अरे 70% भी कोई मार्क्स होते हैं, इसमें तक खुश होने वाली क्या बात है? मम्मी जी पास तो हो गए अच्छे नंबरों से, बच्चे खुश हैं। अरे खाक अच्छे नंबर है, आजकल 90% से नीचे तो किसी के आते नहीं। पड़ोस की बिमला की बहू को देखा है, उसका बेटा 95% लेकर आया और तुम दोनों का ध्यान किधर है? बच्चों की पढ़ाई पर तो बिल्कुल ध्यान नहीं देती, बस सारा दिन अपने फोन में लगी रहती हो या गपशप करती हो। ठीक है मम्मी जी, अगली बार और मेहनत करवाएंगे। हाँ ध्यान दो, फिर देखो ये मेरे दोनों पोते कैसे नाम रोशन करेंगे हमारा। सुमित्रा जी अपना भाषण ठोक कर वहां से चली गई। शाम को सुमित और अमित ऑफिस से थके हारे घर लौटे और सोफे पर बैठ गए। सुमित्रा जी अभी भी अपने पोतों के 70% मार्क्स का रोना रो रही थी। तभी नेहा और रिया अपने कमरे से बाहर आई। उन दोनों के हाथों में पुरानी 2 फाइलें थी। मम्मी जी आप बिल्कुल सही कह रही थी, बच्चों को 90% मार्क्स ही लाने चाहिए, पर क्या करें, आखिर बच्चे तो अपने पापा के नक्शे कदम पर ही चलेंगे ना। क्या मतलब, मेरे नक्शे कदम पर? हाँ जी मम्मी जी, ये देखिए, आज दोपहर में जब मैं पुरानी अलमारी की सफाई कर रही थी तो मुझे सुमित जी की ये 10th क्लास की मार्कशीट मिली। ऐसा कहकर नेहा ने वो फाइल सुमित्रा जी के हाथ में दे दी। मार्कशीट? हाँ मम्मी जी, ये देखिए, मैथ्स में 35 नंबर, साइंस में 38 नंबर, सारे सब्जेक्ट्स में सुमित सिर्फ बाउंड्री लाइन पर पास हुए थे और सोशल साइंस में तो ग्रेस मार्क्स लगाकर पास किया है उन्होंने। बच्चों ने तो फिर भी 70% ला दिया, इन्होंने तो मुश्किल से 40% को ही छुआ था। अरे नेहा, ये तुम क्या पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ रही हो? इन फाइल को मैं बाद में देख लूंगा, रख दो ना। अरे सुमित भैया का तो फिर भी ठीक है भाभी, अमित का तो छोड़ ही दीजिए। रिया प्लीज वो वाली फाइल बंद करो, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? क्यों बंद कर दूं? ये देखिए मम्मी जी, अमित का 9th का रिपोर्ट कार्ड, इसमें रेड पेन से फेल लिखा हुआ है। वो भी एक बार नहीं, 9th में 2 बार फेल हुआ था अमित। 2 बार फेल सुनते ही हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। आरव और आर्यन अपने अपने पापा को मुंह फाड़े देख रहे थे। क्या मम्मी जी, आप ध्यान नहीं देती थी क्या इनकी पढ़ाई पर, या आप भी उस जमाने में अपनी सहेलियों के साथ गपशप में लगी रहती थी? मम्मी आप भी ना अपनी इन बहुओं को समझाओ, आजकल बहुत जुबान चलने लगी है इनकी। हाँ मम्मी, ये आप दोनों सास बहू का झगड़ा है, इसे आप लोग खुद समझो ना। ये तो बच्चों के सामने हमारी सारी इज्जत उतारने में लगी है। हम तुम्हारे इस झगड़े में नहीं फंसेंगे, हम जा रहे हैं बाहर। दोनों अपनी बेइज्जती के मारे घर से बाहर निकल गए और आज तो सुमित्रा जी के मुंह में सिर्फ दही ही नहीं, पूरी की पूरी दही की बर्फ जम गई थी। मार्कशीट वाले हादसे को 2 दिन बीत चुके थे। आज रविवार की सुबह थी। सुमित्रा जी के ताने थोड़े कम जरूर हुए थे, लेकिन उनकी आदत पूरी तरह कहाँ जाने वाली थी। आरव और आर्यन घर में खेल रहे थे और बच्चे जब घर में होते हैं ना तो उन्हें हर 2 मिनट में अपनी माँ की याद आती है। पूरे घर में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, मम्मी मेरी वो लाल वाली कार कहाँ है? मम्मी मुझे भूख लगी है, कुछ दे दो। मम्मी आर्यन मुझे मार रहा है। हर 5 मिनट में मम्मी मम्मी सुनकर हॉल में बैठी सुमित्रा जी के सिर में दर्द होने लगा। ओफो, मेरे तो कान पक गए ये मम्मी मम्मी सुनकर। क्या सारा दिन मम्मी की पूंछ पकड़े घूमते रहते हो तुम दोनों? मम्मी जी बच्चे हैं, उन्हें कुछ चाहिए होगा। अरे क्या सिखाया है तुम लोगों ने इन्हें? थोड़ा सा अकेले भी रहना सिखाओ, हर समय बस मम्मी मम्मी मम्मी।
क्या हमेशा मम्मी के पल्लू में छिपे रहोगे? इंडिपेंडेंट कब बनेंगे ये लोग? अच्छा मम्मी जी। नहीं तो क्या, मेरे सुमित और अमित तो बचपन से ही अपने सारे काम खुद करते थे, उन्हें मेरी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मम्मी जी मुझे लगता है बच्चे अब बिल्कुल अपने पापा पर गए हैं। क्या बकवास कर रही है? बकवास नहीं मम्मी जी, सच कह रहे हैं। आपके वो जो इंडिपेंडेंट बेटे हैं ना, वो आज भी हमेशा मम्मी मम्मी ही करते रहते हैं। बस अभी आने ही वाले हैं दोनों, आप खुद ही देख लीजिएगा। सुमित्रा जी कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी घर के दरवाजे की घंटी बजी। दोनों बहुएं अपनी हंसी रोकते हुए दरवाजे की तरफ देखने लगी, क्योंकि उन्हें पता था कि क्या होने वाला है। तभी दरवाजे से सुमित और अमित थके हुए घर के अंदर घुसे और घर में घुसते ही बिना अपनी पत्नियों को या बच्चों को देखे दोनों ने एक सुर में चिल्लाना शुरू कर दिया। मम्मी, ओ मम्मी कहाँ हो आप? मम्मी जल्दी से फ्रिज का ठंडा पानी दे दो, मेरी तो जान ही निकल गई है गर्मी में। और मम्मी पता है आज ऑफिस में क्या हुआ? उस नए बॉस ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। अब सुनो तो सही, मैं बताता हूँ। अरे मम्मी आओ ना जल्दी। सुमित्रा जी जो अभी 2 मिनट पहले अपने बेटों की आजादी और समझदारी की कस्में खा रही थी, उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके ऊपर बाल्टी भर के बर्फ का पानी डाल दिया हो। वो शर्म से पानी पानी हो गई। देखा मम्मी जी, मैंने कहा था ना, ऐसे ही आरव और आर्यन घर पर रहते हैं, उतनी देर मम्मी मम्मी करते हैं। ठीक वैसे ही सुमित और अमित भी घर में घुसते ही सबसे पहले अपनी बीवी या बच्चों को नहीं, बल्कि मम्मी मम्मी का ही जाप शुरू करते हैं। आपने देखा ना? हाँ मम्मी जी, अब आप ही बताइए, बच्चों ने ये हर बात पर मम्मी की पूंछ पकड़ने वाली आदत आखिर कहाँ से सीखी? अपने पापा पर ही गए ना। जैसी इंडिपेंडेंट परवरिश आपने अपने बेटों को दी है, वैसी ही हमारे बच्चों को मिल रही है। अरे यार मम्मी, आप फिर शुरू हो गई। आप लोग घर में बच्चों को लेकर ताने मारती हो और पलटवार हमारे ऊपर हो जाता है। हाँ यार मम्मी, आप लोगों का जो भी सास बहू का झगड़ा है उसे आपस में निपटाओ ना। बच्चों के सामने हमारी बैंड क्यों बजा देती हो रोज रोज? कभी हमारे कपड़े, कभी हमारी मार्कशीट, और अब ये हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं छोड़ी इस घर में आप लोगों ने। बिल्कुल सही कह रहा है तुम लोग जो भी कर रहे हो करो, हमें इस सास बहू के पॉलिटिक्स में मत घसीटो। चल यार, हम अपने कमरे में जा रहे हैं। यहाँ खड़े रहे तो पता नहीं आज हमारे बचपन का और कौन सा राज खुल जाएगा। दोनों अपने अपने कमरों में भाग गए और सुमित्रा जी बेबस हो गए। कभी अपने बेटों के कमरे के बंद दरवाजे को देखती, कभी अपनी दोनों बहुओं को जो अब मंद मंद मुस्कुरा रही थी। सुमित्रा जी के पास अब सच में बोलने के लिए एक शब्द नहीं बचा था। वो अपना सा मुंह लेकर चुपचाप अपने कमरे में खिसक ली। आओ बहू, अपने शुभ कदम हमारी देहरी पर रखो। आज से ये तुम्हारा भी घर है। लीजिए, तिवारी खानदान अब एक कंप्लीट फैमिली होने वाला था। 2 लड़के थे, अब दोनों की शादी हो चुकी थी। आज छोटे बेटे अखिल की बहू अविका का गृह प्रवेश हो रहा था। देवर जी, आप तो बहुत तेज निकले। आज तो आपका सपना सच हो गया। आपकी ऑफिस वाली अविका अब आपकी घरवाली हो गई। भाभी, आप बिना ये गृह प्रवेश की रस्म कराइए, बहुत थकान हो रही है। भैया, इतनी सुंदर बहू के लिए इतनी थकान तो बनती है, अभी तो बहुत रस्में बाकी हैं। बच्चों, हंसी ठिठोली बाद में कर लेना, पहले रस्में पूरी कर ले। बहू, इस कलश को पैर से गिराकर अंदर आ जाओ। अविका कलश में पैर मारकर घर के अंदर आती है। तभी अविका, इस घर में बहुओं पर कड़क नजर रखी जाती है, तो थोड़ा संभल कर रहना। अविका हल्का सा मुस्कुरा देती है। बहू, शाम को तुम दोनों को एक गेम खिलाया जाएगा, अभी जाकर आराम कर लो। उसमें जो जीतेगा वही जिंदगी भर राज करेगा। जी मम्मी जी। अखिल, तुम और छोटी बहू ऊपर कमरे में जाकर आराम कर लो। जी मम्मी जी, बस जा ही रहा हूँ। इस तरह अखिल और अविका अपने रूम में जाते हैं। अविका को लहंगे में बहुत गर्मी लग रही होती है। अखिल, प्लीज थोड़ा एसी ऑन कर दो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अविका, इस टाइम हम एसी नहीं चलाते, वरना बाहर जाकर और गर्मी लगेगी। अखिल, मैं इस गर्मी में एसी के बिना नहीं रह सकती। ना चाहते हुए भी अखिल ने एसी ऑन कर दिया। अगर दिन में भी एसी चलेगी तो बिल कितना आएगा? हॉल में परिवार की सभी महिलाएं बैठी थी और बीच में अविका और अखिल को बिठाया गया। शाम को अखिल और अविका को दिव्या थाली में पानी भरकर अंगूठी ढूंढने वाला गेम खिलवाती है। अविका, जो अंगूठी ज्यादा बार ढूंढेगा वही जिंदगी भर राज करेगा। ऐसा है, तब तो मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। मेरे भैया ही जीतेंगे। ये तो वक्त बताएगा कौन जीतता है और कौन हारता है। दिव्या ने 7 बार अंगूठी पानी में डाली तो 4 बार अविका ने ढूंढ ली और अखिल सिर्फ 3 बार अंगूठी को ढूंढ पाया। मम्मी जी, आपने देखा, देवर जी हार गए और हमारी अविका जीत गई। मतलब अब भैया को जिंदगी भर भाभी की उंगलियों पर नाचना पड़ेगा।
ऐसा कुछ नहीं होता परी, औरतें कब आदमियों को उंगली पर नचाती है। अविका बहू, ये बात अपने दिमाग में भी ना लाना। सब वो सही कह रही है, औरतें अपनी मर्यादा में ही अच्छी लगती है। आप लोग कुछ भी कहिए, लेकिन इस गेम की विनर हमारी अविका है। सब एक साथ हंसने लगते हैं। सुबह की धूप खिल गई थी, अविका की नींद नहीं खुली थी। तभी उनके रूम का दरवाजा खटका। अविका की नींद खुली तो घड़ी में 8 बज चुके थे। उसने दरवाजा खोला तो सामने दिव्या खड़ी थी। अविका, तुम अभी तक उठी नहीं हो? मुझे लगा तुम तैयार हो गई होगी। भाभी, थकान की वजह से नींद ही नहीं खुली। इतनी जल्दी अभी कोई काम है क्या? अविका, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम्हें खाना बनाना होगा। ठीक है भाभी, मैं कुछ देर में नहाकर आ रही हूँ। अविका मिनटों में नहाकर किचन में पहुंच जाती है। वो हलवा बनाने की तैयारी करने लगती है, तभी दिव्या किचन में आती है। अविका, सिर्फ हलवे से काम नहीं चलेगा, खाने में भी कुछ बनाना पड़ेगा। खाना? वैसे खाने में क्या बनेगा? कम से कम 2 सब्जी और पूरी कचौड़ी। मैं हलवा बना लेती हूँ, उसके बाद खाने की तैयारी करूँगी। भाभी, वैसे मुझे कचौड़ी बहुत अच्छे से बनाना नहीं आता है। कल से मैं मदद कर दूंगी, लेकिन आज जो भी बनाओ तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। ठीक है भाभी। कुछ देर में अविका खाने में खस्ता और 2 सब्जी के साथ हलवा और पास्ता तैयार कर देती है, क्योंकि उसे कचौड़ी बनाना नहीं आता है। अविका सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाइए, खाना तैयार है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और खाना देखते हुए। वाह, हलवे की खुशबू तो पूरे घर में फैल रही है और भूख भी बढ़ा रही है। मैं सबके लिए प्लेट लगाती हूँ। बहू, तूने सूजी सही से नहीं भूने, हलवा कच्चा लग रहा है। भाभी, मुझे आप पास्ता दे दीजिए, इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मुझे तो हलवा बढ़िया लगा, अब बस कचौड़ियाँ दे दो जिससे पेट भर जाए। भैया, मैंने कचौड़ियाँ नहीं बनाई, सब्जी से खाने के लिए खस्ता बनाए हैं। हाँ हाँ, मुझे और भैया दोनों को ही खस्ता और सब्जी दे दो। भाभी, ये पास्ता तो रोज बनाना, मुझे तो लग रहा है सारा खत्म कर दूं। इतने में बुआ ने अपनी प्लेट सरका दी। बुआ, क्या हुआ? आपने तो हलवा भी नहीं खाया। बहू, हलवा भुना तक नहीं है और ये पहली रसोई में पास्ता खस्ता कौन बनाता है। दिव्या, ऐसा करना, कुछ देर में मेरे लिए कचौड़ियाँ बना देना। अविका, दिव्या ने तुम्हें बताया होगा कि हमारे घर में सभी कचौड़ियाँ खाना पसंद करते हैं और फिर भी तुमने नहीं बनाई। मम्मी जी, इसने मुझे बता दिया था कि इसे कचौड़ियाँ बनाना नहीं आता शायद, इसलिए इसने खस्ते बनाए। खाना खाने के बाद सभी हॉल में बैठकर शादी के गिफ्ट खोलते हैं। देखो कैसे गिफ्ट आते हैं, वैसे भी आजकल कोई कुछ अच्छा देना ही नहीं चाहता। सबो, छोटी बहू के मायके वाले बहुत अमीर हैं, ऐसे ही कुछ भी नहीं भेज दिया होगा। आप लोग खोलकर देख लीजिए, अगर पसंद ना आए तो रिटर्न हो जाएगा। देवनारायण पहला गिफ्ट खोलते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया डिनर सेट है, इसे तो संभाल कर रखना पड़ेगा। मम्मी, इस डिनर सेट की कीमत कम से कम 20-30 हजार होगी। इस कंपनी का एक बाउल ही 1000-1200 का मिलता है। दूसरे गिफ्ट में माइक्रोवेव निकलता है। अरे वाह, माइक्रोवेव! मैं कब से लेना चाहती थी, लेकिन कभी बजट ही नहीं बन पाया। छोटी बहू के मायके वाले तो बहुत अमीर हैं, हम लोगों के लिए कोई गिफ्ट नहीं भेजा। क्यों नहीं बुआ जी, सभी के लिए गिफ्ट्स आए हैं। सभी औरतों के लिए पायल और साड़ी, और आदमियों के लिए घड़ी और पैंट शर्ट भेजी है। मम्मी, उस रेड वाले बॉक्स में हमारे घर वालों के कपड़े हैं। अरे वाह, आजकल चांदी तो आसमान के भाव छू रही है, फिर भी बहू इतनी भारी भारी पायल गिफ्ट भेजी है। अविका, सच में सभी की साड़ियाँ बहुत सुंदर है। इसे कहते हैं लड़की के ससुराल वालों का इज्जत और सम्मान करने वाले लोग, और एक बड़ी बहू, इसके घर से ऐसी साड़ियाँ आए कि क्या ही कहें। मेरे लिए कुछ नहीं आया क्या? मैं अपनी इकलौती नंद के लिए गिफ्ट लाना कैसे भूल सकती हूँ? आपके लिए माँ ने ये गोल्ड की इयररिंग्स भेजे हैं। बहू, अपनी माँ से कहना इतने महंगे गिफ्ट लाने की कोई जरूरत नहीं थी। हम लोगों ने दहेज के लिए सख्त मना कर दिया था, फिर भी इतनी महंगी महंगी चीजें। ये कोई दहेज थोड़ी ना है, बहू के मायके वालों ने हमें गिफ्ट दिया है। मम्मी, वो सब तो ठीक है, एक दिन ये गिफ्ट आपको ही महंगे ना पड़े। बकवास बंद कर। सब खुशी खुशी अपने गिफ्ट लेकर वहां से चले जाते हैं। अविका अपने ससुराल वालों को खुश देखकर बहुत खुश होती है। कुछ दिनों बाद अविका पग फेरों की रस्म के लिए मायके जाने वाली होती है। अखिल, बहू तैयार हो गई है? हाँ मम्मी, वो तैयार हो गई है। मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ बता, क्या बात करनी है? मम्मी, उनके यहाँ से काजू कतली और शाही सोने के वर्क वाली मिठाई आई थी। अब जब मैं जा रहा हूँ तो कौन सी मिठाई ले जाऊँ? यही तो मैं सोच रही हूँ, पहली बार कम से कम 5 किलो मिठाई जाएगी। बड़ी बहू के यहाँ तो मोतीचूर के लड्डू भेज दिए थे, क्योंकि उनके वहाँ से तो बर्फी और बेसन के लड्डू आए थे। लेकिन मम्मी, वहाँ से तो महंगी महंगी मिठाई आई है, और हम अगर मोतीचूर के लड्डू ले जाएंगे तो हमारी क्या ही इज्जत करेंगे।
बेटा तू सही कह रहा है, हम मिडिल क्लास हैं और वो हाई क्लास। हमें उन्हें ये थोड़ी ना दिखाना है कि हम उनसे कम हैं। सही कहा मम्मी। हाँ, छोटी बहू के मायके की हैसियत से ही तुम 5 किलो काजू कतली और बच्चों के लिए चॉकलेट खरीद लेना। मम्मी, ये मिठाई तो कम से कम 6-7 हज़ार की बनेगी। अब उसके मायके से इतनी महंगी मिठाई आएगी तो देनी भी पड़ेगी। ठीक है मम्मी, मैं खरीद लूँगा। अब तो सीमा जी पर छोटी बहू के महंगे गिफ्ट्स बहुत भारी पड़ रहे थे। अविका की मिडिल क्लास ससुराल खुद को हाई क्लास दिखाने के लिए अपने बजट से बाहर की मिठाई ले जाती है। कुछ दिनों बाद अखिल का पहला बर्थडे होता है। वो अपने पति का बर्थडे खास बनाने के लिए बहुत तैयारी करती है और अखिल के दोस्त और अपने खास रिश्तेदारों को इन्वाइट करती है। भाभी, आप अपने मम्मी या पापा का नंबर दे दीजिए। क्यों अविका, कोई काम है? मैंने बाकी सबको तो अखिल के बर्थडे पर इनवाइट कर दिया है, लेकिन आपके मायके में ही फ़ोन करना बाकी है। ठीक है अविका, मैं अपनी मम्मी का नंबर देती हूँ। अविका सभी को इनवाइट करती है और घर को बहुत ही सुंदर सा सजाती है। रंग बिरंगे बलून और लाइट्स लगाकर अपने हॉल को बिल्कुल पार्टी हॉल में बदल देती है। अविका, मेरा जन्मदिन ही तो है, इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी? बेटा, शादी के बाद का जन्मदिन हमेशा भारी करते हैं, इसलिए सबको इनविटेशन दिया है। अविका के साथ तुम्हारा पहला बर्थडे है तो इसे यादगार तो बनाना ही है। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मुझे इतना तामझाम पसंद नहीं है। शाम होते होते सारे मेहमान आने शुरू हो गए। पहले दिव्या के माता पिता आए। प्रणाम बहन जी। प्रणाम, आइए, आपका तो काफ़ी दिन बाद आना हुआ है। बहन जी, लड़की के घर जितना कमाओ उतना ही अच्छा रहता है, वरना लड़की मायके और ससुराल में फंसी रहती है। रीता जी, आपके अंदर रिश्तों को संभालने की समझदारी बहुत अच्छी है। कहीं नहीं बहन जी, आप तो खामखा तारीफ कर रही हैं। दिव्या अपने माँ बाप को देखकर खुश हो जाती है, उन्हें पानी देते हुए। आप दोनों को आने में देर कैसे हो गई? बस तो 3 बजे आ जाती है। बेटा, रास्ते में बस खराब हो गई थी तो उसका टायर बदला गया, फिर दोबारा चली इसलिए थोड़ा देर हो गई। इतने में उनके घर के सामने बड़ी सी गाड़ी रुकती है और उसमें से सूट बूट पहने अविका का भाई नीरज, दूसरी ओर से स्टाइलिश सी भाभी राखी गाड़ी से उतरती है। दोनों हाथों में बड़े बड़े गिफ्ट के डब्बे उठाए हुए अविका की माँ दया घर में घुसती है। फिर क्या, उन्हें देखकर दिव्या के माँ बाप को सब भूल जाते हैं और उनके लिए अलग से अमीरों वाला नाश्ता, कॉफ़ी और न जाने क्या क्या टेबल पर सर्व किया जाता है। दया बहन, आपने तो कुछ नहीं लिया, ये लीजिए रोस्टेड काजू। आप लोगों ने तो इतना नाश्ता लगा दिया है कि शाम का खाना ही ना खा पाऊँ। ये तो कुछ नहीं है, हमने तो बहुत कुछ व्यवस्था की है, आखिर आपके दामाद जी का बर्थडे है। ये डेकोरेशन किस डेकोरेटर से कराई है? बहुत ही सुंदर और यूनिक है। भाभी, ये मैंने खुद की है। अविका, वहाँ पर तो तुम कुछ नहीं करती थी और यहाँ पर इतनी होशियार हो गई हो कि डेकोरेटर भी फेल है। भाभी, जहाँ ज़रूरत होती है वहीं पर काम करना चाहिए। वैसे भी मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, इसे स्पेशल बनाने के लिए जो भी किया वो कम है। ये बात तूने सही कही। वैसे अखिल जी नहीं दिख रहे। भैया, वो केक काटने के लिए तैयार हो रहे हैं, बस आते ही होंगे। कुछ देर बाद सभी इकट्ठा होकर केक काटते हैं, तभी गिफ्ट देने की बारी आती है। ये लीजिए दामाद जी, मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। थैंक्स मम्मी जी, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आपका आशीर्वाद ही बहुत है। अखिल जी, आशीर्वाद समझ कर ही रख लीजिए, ये आपके लिए एकदम नई डिज़ाइन के आपकी तरह ब्रांडेड कपड़े लाया हूँ। भैया, इतना सब क्यों? आप सिर्फ छोटा सा गिफ्ट ले आते। मैं तो रह ही गई। अखिल जी, ये लीजिए आपके लिए बुके। आपका ये साल इसी तरह खिला खिला और खुशबूदार बीते। थैंक यू भाभी। जब घर के सभी लोग गिफ्ट देते हैं तभी, ये लो अखिल बेटा, आपके लिए तोहफा। बस एक, वो भी इतना छोटा गिफ्ट? थैंक यू मौसी जी। परी की ये बात सुनकर दिव्या का मुंह फूल जाता है। उसकी नंद उसके माँ बाप के गिफ्ट की मजाक बना रही है। इस तरह बर्थडे करके सब अपने अपने घर जाने लगते हैं। अखिल के ससुराल वाले जा रहे हैं, इन्हें कुछ देना है, ये लड्डू इनको भी दे दूं जो सभी को दिए हैं। अरे नहीं, वो लोग इतनी महंगी मिठाई लेकर आए हैं और ऊपर से कितने सारे गिफ्ट, ये मोतीचूर के लड्डू देना सही नहीं होगा। मम्मी, आपने दिव्या के मम्मी पापा को यही लड्डू का डिब्बा दिया है, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? ये बात अविका सुन लेती है पर बिना कुछ कहे हॉल में दोबारा चली जाती है। बेटा, भेदभाव नहीं कर रहे, हम मिडिल क्लास हैं और वो हाई क्लास, उनकी हैसियत का भी तो ख्याल रखना पड़ता है। ऐसा कर, तू क्वालिटी स्वीट्स पर जाकर 2 किलो काजू कतली ले आ। ठीक है मम्मी, अखिल अभी अपने ससुराल वालों के साथ बिजी है, मैं जाकर ले आता हूँ। ये रिश्तेदार हमें बहुत महंगे पड़ रहे हैं। फिर अगली सुबह गिफ्ट खोलने की बारी आती है। हॉल में सभी लोग बैठे होते हैं। तब, छोटे भतीजे, हमें भी तो दिखाओ तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें क्या क्या गिफ्ट दिए हैं। अविका, कल वाले सारे गिफ्ट ले आओ, देखते हैं किसने क्या गिफ्ट दिया है।
सब्बो दया का गिफ्ट खोलते हुए। अरे बेटा, मैंने सोचा कोई महंगा सामान होगा, इसमें तो एक मामूली सी घड़ी है। बुआ, आपको चश्मे की नहीं पढ़ाई की ज़रूरत है। ये पटेक फिलिप की घड़ी है, इसकी कीमत लाखों में है। लाखों की घड़ी? हाँ मम्मी, ये ब्रांडेड घड़ी है। भाई, इतनी महंगी घड़ी लेना सही नहीं है, हमारी हैसियत से बाहर है ये। पापा जी, मम्मी ने पैसे देखकर नहीं बल्कि अपने दामाद जी को प्यार से दी है। छोटी बहू सही कह रही है। वैसे तेरे भाई ने कपड़े भी तो दिए थे, वो कहाँ है? बुआ जी, ये रहे, ये लुई विटोन कंपनी के कपड़े हैं। इनकी कीमत कम से कम 60-70 हज़ार होगी। हे भगवान, इतने महंगे कपड़े, इससे तो अच्छा सोने की कोई चीज़ ले लेते, भविष्य में काम तो आती। और अब बारी थी दिव्या की माँ का छोटा सा गिफ्ट खोलने की। ओहो भाभी, आपकी माँ ने तो बहुत सुंदर रुद्राक्ष की माला के साथ हनुमान जी का पेंडेंट दिया है। मुझे लगता है दिव्या की माँ को गिफ्ट देने की समझ नहीं है। अभी 1 महीने पहले तेरी शादी हुई है और रुद्राक्ष की माला पहनाकर तुझे सन्यासी बनाना चाहती है। सब्बो, तो किसकी तुलना किससे कर रही है? सब्बो की बात सुनकर दिव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप किचन में चली जाती है। तभी अविका उसके पीछे पीछे जाती है। भाभी, क्या हुआ? आप ठीक है? हाँ, अभी मैं ठीक हूँ। भाभी, अगर मेरी वजह से आपको बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। अविका, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरे मायके वाले मिडिल क्लास है और बुआ जी हमेशा मेरे मायके वालों की तुलना तुम्हारे मायके वालों से करती रहती हैं। ये बुआ जी की बहुत गंदी आदत है। भाभी, रिश्ते पैसे से नहीं बल्कि प्यार से बनते हैं। तुम्हारे आने के बाद पता चला इस घर में संस्कार का नहीं बल्कि पैसों का मोल है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। अविका अपनी बातों और पैसों से सबका दिल जीत लेती है। दिव्या को अकेले घर संभालने के बाद किसी का भी प्यार नहीं मिलता। एक दिन सीमा का फ़ोन बजता है। हेलो सीमा जी, कैसी हैं? हेलो दया बहन, मैं अच्छी हूँ। बताइए, कैसे याद किया आज? सीमा जी, आप लोग शादी के बाद मेरे घर भी नहीं आए, इसलिए नीरज और राखी की एनिवर्सरी पर एक छोटी सी पार्टी रखी है। आप लोग ज़रूर आइएगा। ज़रूर आएंगे। हम लोग आज शाम को आप सभी का इंतज़ार करेंगे। अब क्या, सीमा ने जब एनिवर्सरी में जाने का सोचा तो सबसे पहले दिमाग में आया कि इतने अमीर लोग हैं, उनके लिए गिफ्ट क्या ले जाएं जिससे उन्हें आभास ना हो कि उनकी लड़की मिडिल क्लास में गई है। हॉल में मीटिंग बैठी। सब्बो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, उन्हें 1-1 लाख के गिफ्ट उन्होंने दिए हैं और उनके लड़के बहू को क्या गिफ्ट दें? हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि हम इतने महंगे कपड़े, घड़ी और ज्वेलरी दे पाएं। मुझे लगता है इस बारे में एक बार अखिल से पूछना चाहिए। अब कोई सस्ता सा गिफ्ट ले जाते भी तो अच्छा नहीं लगेगा। आप सही कह रही हो। नीलेश और अखिल ऑफिस से आ ही रहे होंगे, फिर हम लोगों को पार्टी के लिए भी निकलना है। इतने में अखिल और नीलेश ऑफिस से घर वापस आते हैं। लग रहा है हॉल का माहौल गर्म है। क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, अखिल की ससुराल में पार्टी है तो वहाँ जाना है। ये तो अच्छी बात है, पर आप लोग इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? बेटा, तेरे ससुराल वाले तेरे बर्थडे पर लाखों के गिफ्ट लेकर आए और आज जब उनके लड़के बहू की एनिवर्सरी है तो हम कोई सस्ता सा गिफ्ट तो नहीं ले जा सकते। अभी तो हम लोगों के पास लाखों रुपए नहीं हैं जो उन्हें कोई ब्रांडेड वॉच या फिर कोई बड़ा गिफ्ट दे दिया जाए। अब तो कहीं से भी व्यवस्था करो, करनी ही पड़ेगी। मेरे पास घर बचत में से बचाए हुए कुछ पैसे रखे हैं, उनमें कुछ और पैसे डालकर कोई ब्रांडेड गिफ्ट ले आओ। हाँ मम्मी, वरना वो लोग हमारी मिडिल क्लास फैमिली की वैसे ही मजाक उड़ाएंगे जैसे सब्बो बुआ और आपने दिव्या भाभी के मम्मी पापा के गिफ्ट की मजाक उड़ाई। देवर जी, आप सही कह रहे हैं। आप लोग कितना भी मजाक बना लो, लेकिन मेरे मायके वाले जैसे हैं वैसा ही गिफ्ट देते हैं। वो कोई दोहरा चेहरा नहीं रखते। इतने में अविका भी ऑफिस से वापस आती है। भाभी सही कह रही हैं, दोहरा चेहरा रखना भी नहीं चाहिए। और मैं भैया भाभी के लिए गिफ्ट ले आई हूँ। हाँ, वैसा ही ब्रांडेड गिफ्ट जैसा वो लोग देकर गए थे। बहू, वो तो लाखों में आया होगा, तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया? मम्मी जी, वो घड़ी और कपड़े ब्रांडेड थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रांड्स की कॉपी नहीं आती। मैंने ऐसे ही ब्रांडेड गिफ्ट्स खरीद लिए हैं, वो भी कम दाम में। मतलब ये कि 10-15 हज़ार के खर्चे में उनके लिए फर्स्ट कॉपी ब्रांडेड गिफ्ट लेकर आई हूँ, जो बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसा उन्होंने मेरे पति को दिए थे। ठीक है बेटा। अखिल, अब काजू कतली का डिब्बा ले आ, फिर हम जाने के लिए तैयार होते हैं। मम्मी जी, काजू कतली क्यों? मैं बढ़िया बर्फी लेकर आई हूँ और मैंने मम्मी से बोल दिया है आगे से वो भी हमारे घर बहुत महंगी मिठाई लेकर नहीं आएंगी। हम जो है वही दिखाएंगे, दोहरा चेहरा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी दोनों बहुएं सुंदर ही नहीं, गुणी भी हैं। सब एक साथ मुस्कुराने लगते हैं।